देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 39 का, इनकम टैक्स बुक एमकॉम, ये बुक है, ठीक है। तो अभी इसका क्वेश्चन अगर आप देखोगे, देखो डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम द जर्मनी कंपनी इन जर्मनी। अभी देखो आप अगर इनकम टैक्स देखो, ये रिसीव भी हो रहा है उधर ही और अक्रू भी हो रहा है, ठीक है। अक्रू भी हो रहा है, रिसीव भी आउट ऑफ कंट्री हो रहा है। तो अगर कोई रेसिडेंट होगा तो उसको सब इनकम टैक्सेबल है। मतलब अगर वो डिविडेंड उधर भी पाता होगा तो रेसिडेंट के लिए सिर्फ टैक्सेबिलिटी होगी। किसके लिए होगी? सिर्फ रेसिडेंट के लिए, यानी आर एंड ओ आर, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए होगा, ठीक है। ये मतलब ये इसके लिए टैक्सेबल होगा पहला, ठीक है। अभी आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडिया कंपनी रिसीव्ड इन जापान। देखो इनकम अराइज कहाँ पे हो रही है? इंडियन कंपनी की वजह से हो रही है ना। मतलब आपका ये अगर कोई भी केस है, ठीक है, आपका इंडिया में, तो ये इंडिया की वजह से हो रहा है ना बेसिकली। इनकम रिसीव किसकी वजह से हो रहा है? इंडियन कंपनी की वजह से, इंडियन शेयर की वजह से। तो क्या होगा ये आपका तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। एनआर को भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। रिसीव पेमेंट फ्रॉम गुजरात बेस्ड कंपनी। अब देखो गुजरात बेस्ड कंपनी है, गुजरात इंडिया से कम पेमेंट जा रहा है, मतलब हर जगह टैक्सेबल होगा, ठीक है। क्लियर? तीनों केसेस में एनआर के लिए भी टैक्सेबल होगा। आप देखो डिविडेंड फ्रॉम अरुण लिमिटेड इंडियन कंपनी, ये भी सबके लिए होगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई डिपोजिट इन बैंक इन दुबई लेटर रेमिटेंस। देखो रेमिटेंस आया, ये रेमिटेंस का कुछ मतलब नहीं होता। आप कभी भी ना अगर ये रेमिटेंस वर्ड आए तो आप हमेशा इसको कुछ नहीं मानिएगा। ये रेमिटेंस का मतलब कुछ नहीं होता, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता मेन कहाँ से प्रॉपर्टी किस लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, किस वजह से आ रहा है? ये रेमिटेंस का कुछ मतलब नहीं है। रिसिप्ट कहाँ पे हो रहा है? दुबई में ना। तो दुबई मतलब सिर्फ रेसिडेंट के केस में ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। और ये रिसीव एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड बिहार। देखो एग्रीकल्चर लिमिटेड एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। क्या होता है वो? एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होता है इंडियन का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अभी एक बार ये देखते हैं हम लोग, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम रशियन कंपनी इन रशिया। देखो यहाँ पे भी रिसीव भी वहीं पे हो रहा है और पैसा कंपनी भी वहाँ की और रिसीव भी वहीं पे हो रहा है, रशिया में ही। तो ये टैक्सेबल नहीं होगा दोनों केसेस के लिए, सिर्फ एनआर के लिए टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब बाहर ही हो रहा है ना। देखो रिसीव भी बाहर हो रहा है और अराइज भी पैसा बाहर ही हो रहा है। तो सिर्फ रेसिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिर्फ टैक्सेबिलिटी होगी उसके लिए, ठीक है। अभी आप देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर ऑफ इंडियन कंपनी। देखो इंडियन कंपनी है ना, तो सब केसेस में होगा, ठीक है। इंडियन कंपनी की वजह से पैसा आ रहा है जा रहा है ना, बस खत्म। रिसीव्ड पेमेंट, हाँ ये तो हो गया। हाँ रिसीव पेमेंट फ्रॉम दिल्ली एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कहीं भी दिल्ली मिल रहा है ना, तीनों केसेस में टैक्सेबल, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम अखिल लिमिटेड इज इंडियन कंपनी, सभी केसेस में, ठीक है। रेंट प्रॉपर्टी इन कनाडा, डिविडेंड बाय कनाडा रिलेटेड। देखो अभी यही है, रिसीव भी कहाँ हो रहा है? रेमिटेंस को छोड़ दो, रेमिटेंस को इग्नोर मानने का। कनाडा, प्रॉपर्टी कनाडा की है, बैंक कनाडा में डिपॉजिट हुआ उसके पैसा, ठीक है। सिर्फ रेसिडेंट रहेगा तभी टैक्सेबल, वरना एग्जेम्प्ट। तो ये ऐसे करना है, मतलब अपने को रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हमेशा टैक्सेबल होगा, ठीक है। सिर्फ एक दो क्वेश्चन, एक दो केसेस छोड़ के, जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर की इनकम है और एग्रीकल्चर, तो वो दोनों नहीं लगेगा। बाकी अदर चीज़ों में रेसिडेंट को, हमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट को हमेशा आप टैक्स उसके कॉलम में पैसा डालना, अमाउंट डालना, वो टैक्सेबल होगा ही।